डिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ। ठीक है, अभी तक हमने मेंडल की कहानी पढ़ी कि मेंडल ने ये डिस्कवर किया, ये लॉ दिए, ये सब दिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि कैसे क्रोमोसोम के बेसिस पे जो मेंडल ने काम किया ना, वो बहुत सारे उसके ड्रॉबैक निकाल दिए गए। तो उसके मेंडल को वर्क को क्रोमोसोम से लिंक करा गया और उस बेसिस पे आपकी एक और थ्योरी दी गई। तो इधर देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ो। तो मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। मतलब 1865 में जो भी उसने वर्क किया इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर में, उसे पब्लिश किया। लेकिन बहुत सारे रीज़न थे कि वो 1990 तक छुपे रहे, मतलब लोगों को पता ही नहीं था। फिर सम ऑफ द रीज़न, कुछ रीज़न आपको दिया है। सबसे पहला रीज़न दिया है आपको, कम्युनिकेशन वॉज डिफ़िकल्ट। आप खुद सोचो 1865, उस टाइम न्यूज़पेपर भी इतने लोग नहीं पढ़ते थे, टीवी वगैरह की भी डिस्कवरी नहीं, मतलब डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। तो उस टाइम कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इसलिए उसका जो वर्क था वो पब्लिश भी बहुत मुश्किल से हुआ था। ठीक है, या पब्लिश होकर दूर दूर तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरा आपको दिया है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डज नॉट ब्लैंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड। मतलब उसने कहा कि जीन है वो आपस में लिंक करते हैं, आपस में बाइंड अप करते हैं और ब्लेंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लेंड वाला केस था वो लोगों को समझ नहीं आया। तो ये वाला जो लॉ था, ये भी सेकेंड पॉइंट की वजह से वो भी इसका वर्क मतलब इसका ये ड्रॉबैक बन गया। थर्ड ले, जो उसने मैथमेटिक्स को लेकर, हम बोल रहे हैं ना रेशियो निकालो, फिनोटाइप रेशियो निकालो, जीनोटाइप रेशियो निकालो, जो ये मैथमेटिक्स को लेकर बायो को सॉल्व करने की कोशिश की, वो लोगों को समझ नहीं आया। वो लोगों को नया लगा और अनएक्सपेक्टेबल लगा कि हमें नहीं समझ आ रहा ये कैसे करना है। ठीक है, अभी तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन उस टाइम के लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आया। नेक्स्ट आपका लिख रखा है, he could not provide any physical proof for the existence of factors। उसने बोला था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स मीन्स उसने जीन को फैक्टर्स बोले थे, उसने बोला कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ वो नहीं दे पाया। प्रूफ, फिजिकल प्रूफ, मतलब उसके वो लोगों को दिखा नहीं पाया कि ये देखो, ये माइक्रोस्कोप के नीचे करके कि आपका देखो ये चीज़ है। उस टाइम तक माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था जीन को लेकर। ठीक है, तो इसलिए मेंडल को जो काम था 1900 तक किसी को नहीं पता था, ज़्यादा लोग उसको मानते नहीं थे, ये प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, फिर आगे आपका 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, हुगर्टीवेरियस, कोरेंस और वॉन टशकमर। ठीक है, उसने दोबारा से मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया। अपने अपने सबका अपना अपना काम था, ऐसा नहीं कि तीनों ने मिलकर काम किया। ये हुगर्टीवेरियस अलग था, कोरेन अलग था और तीसरे वाला बंदा अलग था। उन्होंने अपना अपना काम किया और माइक्रोस्कोपी की हेल्प से सेल डिवीजन डिस्कवर की। ठीक है, माइक्रोस्कोप 1900 के बाद आया था, 1900 से पहले माइक्रोस्कोप नहीं था। तो जब माइक्रोस्कोप आया तो सेल डिवीजन देखी गई और उस सेल डिवीजन को के बेसिस में उन्होंने मेंडल का रिजल्ट दोबारा से रीडिस्कवर किया। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, और इसी की वजह से आपका क्या बना, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम याद है आपने, मैंने जब सेल डिवीजन कराई थी तो मैंने कहा था क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, डिवाइड होते हैं, अलग अलग सेल में जाते हैं। तो वो जो आपकी 11th की आपकी सेल डिवीजन थी, वो बेस लेकर आपकी जो मेंडल का वर्क था दोबारा से बनाया गया। यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे आपका है, हाँ आगे आपका है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अभी तक हमने पढ़ लिया। मेंडल का वर्क एक्सेप्ट नहीं हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद मेंडल के काम को हटाकर एक नई थ्योरी आई, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसे किसने दिया, आपके वॉल्टर शडन और थियोडर बोबरी इन 1902। ठीक है, उन्होंने इनहेरिटेंस आपका कैरेक्टर जब एक पेरेंट से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। दूसरा हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, क्या था, वॉल्टर शडन और थियोडर बोबरी ने 1902 में ये थ्योरी प्रपोज की थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने जो भी नॉलेज थी अपनी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को लेकर, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन याद है ना, जब मेटाफेस में सेल डिवाइड हो जाते हैं, टीलोफेस में पोल्स पे चले जाते हैं, वो जो थ्योरी थी वो सेग्रीगेशन वाली, उस थ्योरी को मेंडल के जितने भी प्रिंसिपल थे, 3 प्रिंसिपल पढ़े ना हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों के साथ लिंक कर थ्योरी बनाई और उसे बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
ठीक है, अब मेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है गैमीट्स कैरी एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब आपके जो गैमीट होते हैं स्पर्म और एग, उसमें आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं से आपको किसी आगे की जनरेशन को अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो वो उनका पहला पॉइंट ये था कि गैमीट्स के अंदर आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सेकंड क्या बोला, न्यूक्लियस इज द साइट वेयर हेरिडिटी फैक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा बोला कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हेरिडिटी, मैं जो ये सेकंड पॉइंट था वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें आपका क्या होता है, हेरिडिटी फैक्टर। दैट मीन्स आपका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका हेरिडिटी फैक्टर है। थर्ड उसने बोला कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन, ठीक है, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन आर फाउंड इन पेयर्स, कि जो आपका क्रोमोसोम है या फिर जीन की बात करूँ, दोनों ही पेयर में होते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आपको बोला है द टू एलील्स का मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी, एक्सप्लेन दोबारा कर दिया है मैंने। ठीक है, द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको पहले होमोलोगस बता देती क्या होता है। होमो मीन्स सेम, तो सेम क्रोमोसोम में सेम जगह पर, इसने बोला ना होमोलोगस साइट मीन्स सेम जगह पर, होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स सेम क्रोमोसोम में दो एलील्स प्रेजेंट होंगे किसी भी जीन के। दैट मीन्स अगर मैं जीन लूँ, जैसे आपका स्पर्म और ओवा का आपका क्रोमोसोम क्या आता है, XX और XY, तो वो सेम जगह पे होंगे। एक क्रोमोसोम है, जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है और होमोलोगस है मतलब सेम है, तो इन पे आपका XX और XX होगा एक ही जगह पर एक ही क्रोमोसोम में। ठीक है, फिर आपका लिखा है ड्यूरिंग मियोटिक एनाफेज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस। जब आपने मियोसिस पढ़ी थी तो उसमें 4 स्टेज पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, मियोसिस की भी 2 पढ़ी थी, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज है उसमें आपके जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम के। नेक्स्ट, द स्पर्म एंड एग having haploid set of chromosome fuses to regain the diploid state, कि वो आपस में रिजॉइन करते हैं और डिप्लॉयड स्टेट आप उनको दोबारा से मिल जाती है। 5 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला उसने बोला कि गैमीट में आपके हेरिडिटी कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा उसने बोला कि न्यूक्लियस वो साइट है जहाँ पर आपके हेरिडिटी फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तीसरा उसने बोला कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन दोनों ही पेयर में आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप पहले वही पैराग्राफ लिखोगे कि सडन एंड बोपरी ने डिस्कवर किया था 1902 में। उन्होंने मेंडल के जो लॉ थे और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल सेपरेशन थ्योरी थी उन दोनों को रीजॉइन कर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी। और उसके बाद ये 6 पॉइंट लिखोगे। क्लियर, मैं तरीका भी बता रही हूँ आपको लिखना कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला तो डायरेक्ट उठ के आता है। एक नंबर में आया तो अलग बात है, लेकिन अगर आया तो पूरा 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा 1 नंबर में आता है, उसके अलावा कहीं आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें क्या है आपका थॉमस हंट मॉर्गन था, ठीक है, उसने अपने कलीग के साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, मतलब प्रूफ देने की कोशिश की। और उसने क्या सिलेक्ट किया, उसने अपना, जैसे मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था, उसने सिलेक्ट किया डोर्सोफिला। ठीक है, डोर्सोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, ये आपकी फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई फ्रूट्स पे ना छोटी छोटी फ्लाई सी उड़ती है, उस फ्रूट फ्लाई का नाम है, साइंटिफिक नेम है डोर्सोफिला मेलानोगास्टर। क्वेश्चन एक तो ये भी बनता है इसमें थॉमस हंट मॉर्गन ने के ऊपर कि थॉमस हंट मॉर्गन ने
अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या लिया था, तो आप क्या लिखोगे, फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि क्या रीजन थे, जैसे मेंडल के रीजन थे पी प्लांट सेलेक्ट करने के, सेम इस ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करने के लिए भी रीजन थे। जैसे आपको नीचे दे रखा है, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम इन द लेबोरेटरी, मतलब एक लैब में आप इसे आराम से इसकी ग्रो करवा सकते हो, इसकी नंबर बढ़ा सकते हो, इसे उगा सकते हो, उगाना तो नहीं होगा, इसकी ब्रीडिंग करके नंबरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है देयर लाइफ साइकिल इज ओनली अबाउट 2 वीक्स, लाइफ साइकिल 2 वीक्स की है केवल। थर्ड पॉइंट क्या है, अ सिंगल मीटिंग कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज, मतलब एक मीटिंग से बहुत सारे आपको फ्लाइज मिल जाएंगे। सेम आपका उसमें भी था, पी में भी था, उसमें भी क्या था कि एक अगर आप ब्रीडिंग कराते हो प्लांट के बीच में तो बहुत सारे आपको पी प्लांट मिल रहे थे। सेम फ्रूट फ्लाई का भी है कि एक मीटिंग से बहुत सारे आपको फ्लाइज दिखते हैं। देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल, मतलब आपको जो मेल और फीमेल है दोनों आपको अलग दिख जाएंगे, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक में आपको डायग्राम दे रखा है ड्रोसोफिला का, उसमें आप देखोगे कि जो मेल है वो छोटा दिखाया होगा, फीमेल है वो बड़ा दिखाया होगा। नेक्स्ट लिखा है, it has many type of heredity variation that can be easily seen through low power microscope, मतलब इसमें बहुत सारी हेरिडिटी वेरिएशन है। हेरिडिटी वेरिएशन समझते हो कि जैसे आपने कैरेक्टर्स पढ़े थे पी प्लांट में 7 कैरेक्टर, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशन है जो आप लो पावर माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, पहले तो 11th का ही हम बात करते हैं, रिकॉम्बिनेशन हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या था, जैसे आप ले रहे हो 2 क्रोमोसोम, ठीक है, 2 क्रोमोसोम ले रहे हो, जैसे ये क्रोमोसोम ए, ये क्रोमोसोम बी, ठीक है। इन क्रोमोसोम के बीच में आपको याद हो तो आपके कैरेक्टर्स आपस में एक्सचेंज होते थे। जब सेल डिवीजन करते थे तो आपके क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी में आपके सेल एक्सचेंज होते थे, तो उसे हम बोलते थे रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, उसे हम बोलते थे रिकॉम्बिनेशन। अब लिंकेज क्या है, लिंकेज क्या है, आपके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन बनाते हो, 2 या 2 से ज़्यादा जो जीन है उनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन बनाते हो, उसे हम बोलते हैं लिंकेज। अब डिफाइन इधर से पढ़ो, द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 or more gene on a chromosome is called linkage, ठीक है। फिर आगे लिखा है, in other word when 2 or more gene are closely located in a chromosome then both the gene try to get together in the next generation, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जीन अगर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, बहुत क्लोज प्रेजेंट है, तो जब नेक्स्ट आपकी जनरेशन आएगी वो दोनों जीन ही ट्राई करेंगे कि वो एक साथ जाए, अलग अलग ना जाए, दोनों जीन जाने की कोशिश करेंगे। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड लिंकेज, ठीक है। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट आपका है रिकॉम्बिनेशन, इट एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब जो नॉन पेरेंटल, एक तो होता है पेरेंटल जीन, ठीक है, पेरेंट वाला, एक हो गया नॉन पेरेंटल जीन। जब आपके नॉन पेरेंटल जीन बनेंगे नई जनरेशन में या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगी, उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेट। उसके आगे पढ़ो, टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन कैरिड आउट the several dihybrid cross in Drosophila to study gene that were sex linked, that is the gene are located on X chromosome, ठीक है। इसने बोला कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्गन ने डाईहाइब्रिड क्रॉस की, किसमें की, ड्रोसोफिला में, वो भी X क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। आगे आप ही ऑब्जर्व दैट, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उसकी ऑब्जर्वेशन पहली, 2 closely located gene does not segregate independently, अगर कोई जीन आपस में बहुत क्लोज लेंगे, जैसे एग्जांपल है ये वाला, ये यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है, बहुत, और एक, ठीक है, ये A है, ये आपका B है। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हम ले रहे हैं आपका दूर दूर, एक आपका A इधर, एक आपका B इधर, ठीक है। तो उसने बोला जो क्लोजली रिलेटेड होंगे, ये क्लोजली रिलेटेड है, ये बहुत दूर दूर है, तो जो क्लोजली रिलेटेड ये वाले जो होंगे वो
सेग्रीगेट नहीं होना चाहेंगे क्योंकि वो आपस में बहुत करीब है। लेकिन अगर इसकी बात करूँ, आपके इस वाले की बात करूँ, ठीक है, इस वाले की बात करूँ, तो ये बहुत दूर दूर थे, तो ये आराम से सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट मीन्स ये आपस में अलग हो जाएंगे आराम से। लेकिन ये वाला सेम का सेम आपकी दूसरी जनरेशन में चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल जीन। और इस वाले केस में जो पेरेंटल जीन के आपकी रेशियो आएगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल जीन। मीन्स आपकी जो जनरेशन आएगी ना उसमें पेरेंट वाले कैरेक्टर ज़्यादा होंगे और जो नए कैरेक्टर होंगे वो बहुत कम होंगे। आगे एक नीचे लिखा है, क्रॉस ए शो क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू, ठीक है, कि आपका क्रॉस ए जो है वो क्रॉसिंग दिखाएगा, नीचे क्रॉस आएगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है। क्रॉसिंग दिखाएगा वाई और डब्ल्यू के बीच में, और जो क्रॉस बी है वो आपको वाई डब्ल्यू और एम के बीच में दिखाएगा। इधर हेयर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप ऑफ एलील आर रिप्रेजेंटेड विद प्लस, मतलब जो वाइल्ड वाली स्पीशीज होगी उसके आगे प्लस लगा होगा। क्रॉस ए में आपने जीन लिया वाई एंड डब्ल्यू, क्रॉस बी में आपने जीन लिया है डब्ल्यू एंड एम, और आपका जो वाइल्ड स्पीशीज है डोमिनेंट वाइल्ड उस पर प्लस, ठीक है। आगे देखो इसमें क्रॉस होगी, ये देखो ये आपकी क्रॉस है जो आपको मैं वो बोल रही थी कि आपका क्रॉस ए है ये, ठीक है। क्रॉस ए में वाई एंड डब्ल्यू है और क्रॉस बी में डब्ल्यू और एम है, ठीक है। अगर प्लस साइन डाला है दैट मीन्स वो आपका डोमिनेंट वाइल्ड स्पीशीज है। जैसे इन दोनों में प्लस डाला है ना, इन दोनों में प्लस डाला है तो ये डोमिनेंट वाइल्ड स्पीशीज है। अब इधर देखो क्रॉसिंग दी है, इधर जो आपको ये वाला स्पीशीज है इसमें वाई एंड डब्ल्यू बहुत पास पास है, ठीक है, इसमें भी वाई एंड डब्ल्यू बहुत पास पास है। लेकिन यहाँ डब्ल्यू एम की बात करूँ तो ये बहुत दूर दूर है, ठीक है। अब पहले क्रॉस ए देखते हैं, क्रॉस ए में क्या हुआ है आपका, ये क्रॉस ए की बात करूँ तो एक मेल है, ये वाला मेल को शो करता है, ये वाला फीमेल को शो करता है। तो वाई एंड डब्ल्यू और वाई एंड डब्ल्यू की क्रॉसिंग की, ठीक है। आपकी F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में आपकी वाइल्ड टाइप और येलो वाइट आपकी स्पीशीज बन गई। स्पीशीज मत देखो, आपकी नीचे देखो इधर क्या लिखा है कि जो पेरेंटल आएंगे, पेरेंटल मीन जो पेरेंटल नंबरिंग होगी वो कितनी होगी 98.7, जो पेरेंटल नंबरिंग होगी वो कितनी होगी 98.7। और आपका जो रिकॉम्बिनेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट मतलब जो नई स्पीशीज बनेगी वो कितनी है 1.3। लेकिन अगर क्रॉस बी की बात करूँ तो जहाँ स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो इधर जो पेरेंटल आ रहा है वो कितना है 62.8, और जो आपकी रिकॉम्बिनेंट है वो कितना है 37.2। तो इससे ये शो हुआ जितना वो ज़्यादा आपस में लिंक होंगे, मतलब आपस में पास पास होंगे, उसमें पेरेंटल ज़्यादा आएगा और रिकॉम्बिनेंट कम आएगा, ठीक है। अगर मैं क्रॉस बी की बात करूँ तो जितना ज़्यादा स्पेस था उसमें उतना पेरेंटल मतलब एक नंबर कम आया, लेकिन रिकॉम्बिनेंट का नंबर बहुत ज़्यादा है। क्लियर हुई बात कि अगर स्पेस ज़्यादा तो वो सेग्रीगेट हो जाएंगे आराम से और नया स्पीशीज़ आपको मिल जाएगी, नई कॉम्बिनेशन मिल जाएगी नॉन पेरेंटल की। नॉन पेरेंटल मीन्स नया वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जितना कम स्पेस होगा, जैसे आपके क्रॉस ए में था, तो उनमें नॉन पेरेंटल आपको कम मिल रहे हैं और आपको पेरेंटल ज़्यादा मिल